हाँ तो दोस्तों, आज का जो क्लास है उस क्लास में संसद के सत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चैप्टर हमारा जो है वह संसद का सत्र है और संसद के सत्र में सदन के मतदान के बारे में आज चर्चा करेंगे। सदन के मतदान के बारे में आज चर्चा करेंगे और सदन की मतदान के बारे में चर्चा करने से पहले पूर्ण यानी यानी कोरम के बारे में समझते हैं या इसका दूसरा नाम गणपूर्ति। पिछले क्लास में भी चर्चा किया गया था। इसमें बताया गया है कि कोरम क्या होता है, यानी कोरम क्या होता है, इसके बारे में अभी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो कोरम क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो कोरम जो होता है वह संसद के सदस्य को निर्धारित करता है। संसद के सदस्य को निर्धारित करता है। अगर कोई भी प्रस्ताव लाया जा रहा है या संसद का जब बैठक चल रहा है तो बैठक होगा या नहीं होगा, बैठक होगा या नहीं, बैठक चलेगा या नहीं चलेगा। जैसे कि होता है बीच में जब संसद की कार्रवाई चल रही है यानी बैठक चल रही है तो उसके बीच में देखा जाता है कि कोई बहुत सी सदस्य नहीं पहुंच पाते हैं और बहुत से सदस्य अनुपस्थित रहने के कारण या फिर बहुत से सदस्य बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उसी के अंतर्गत एक गणपूर्ति एक शर्त रखा गया, गणपूर्ति एक शर्त रखा गया जिसे कोरम के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या बताया गया है कि जितना भी सदस्य होता है टोटल, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, लोकसभा हो या राज्यसभा, राज्यसभा अगर लोकसभा है तो लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या कितना है 543 और राज्यसभा है तो राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या कितना है 245, जिसमें बोला गया है कि 1/10 भाग यानी इसका 1/10 भाग अगर जो उपस्थित रहेगा, 1/10 भाग से अधिक उपस्थित रहेगा तो संसद की कार्रवाई चलेगा, यानी सदन की कार्रवाई चलेगा। और यदि 1/10 भाग नहीं उपस्थित हो पाता है तो सदन की कार्रवाई वहीं पे रोक दिया जाता है। जैसे कि लोकसभा में देखा जाता है तो 245 यानी लगभग 24.3 54.3 और 54.3 अर्थात कहने का मतलब हुआ अगर जो 55 सदस्य उपस्थित है तो सदन की बैठक चलेगा यानी सदन की कार्रवाई चलेगा। और यदि सदन की कार्रवाई कब यानी लोकसभा में कितने व्यक्ति यानी कितने सदस्य उपस्थित होनी चाहिए तो इसके लिए 55 व्यक्ति उपस्थित होनी चाहिए। और जबकि राज्यसभा में चर्चा किया जाता है तो राज्यसभा में 245 सीट है, 245 कहने का मतलब हुआ 24.5 अर्थात 25 सदस्य। यदि राज्यसभा में 25 सदस्य उपस्थित रहेगा, 25 सदस्य उपस्थित रहेगा तो राज्यसभा की कार्रवाई चलेगा यानी बैठक की कार्रवाई जो है वह चलेगा। यदि इतना सदस्य उपस्थित नहीं हो पाता है तो सदस्यता यानी वहां का बैठक सभा अध्यक्ष या फिर यानी सभापति के द्वारा, राज्यसभा में सभापति के द्वारा और लोकसभा में किसके द्वारा, लोकसभा में अध्यक्ष के द्वारा स्थगित कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। और आगे फिर ये बताया गया कि बैठक चलेगा या नहीं, इसके लिए गणपूर्ति यानी कोरम, जिसमें क्या चर्चा किया गया, कोरम की चर्चा किया गया। अब अगले समझते हैं सदन का मतदान। सदन में मतदान कैसे होते हैं उसके बारे में समझते हैं। सदन में मतदान, अब सदन में मतदान की प्रक्रिया क्या है इसके बारे में आज समझते हैं। तो जब सदन में या दोनों सदन में, कहने का मतलब हुआ सदन चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कोई भी हो, अगर जो लोकसभा है पर्सनली लोकसभा तो लोकसभा में अपना बैठक चलता है, राज्यसभा हो तो राज्यसभा में बैठक चलता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। क्या होता है, संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। किसके आदेश पर बुलाया जाता है तो राष्ट्रपति की, यानी राष्ट्रपति उस आदेश देता है, राष्ट्रपति की सहमति से संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। और संयुक्त बैठक वैसी मुद्दों पर बनाया जाता है जिसमें कि लोकसभा मान लिया जाए कि निर्णय ले रहा है लेकिन राज्यसभा उसमें सहमति नहीं दे रहा है और वो धन विधेयक नहीं बल्कि एक साधारण विधेयक या किसी भी प्रकार के नियम कानून हो तो। अब जिसमें बताया गया है कि जब साधारण बहुमत की जरूरत होती है, अगर जो संयुक्त बैठक हो या फिर राज्यसभा का पर्सनली बैठक हो या लोकसभा की पर्सनली बैठक, तो उसमें संयुक्त बैठक की यानी उसमें साधारण बहुमत की जरूरत होती है। और साधारण मत
अगर जो नहीं मिल पाता है तो फिर वह कोई भी नियम या कानून नहीं बन पाता। अब जिसमें बोला गया है कि पीठासीन अधिकारी जो होता है वह मत नहीं करता है। जो पीठासीन अधिकारी होता है, पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी कहने का मतलब हुआ, अगर जो लोकसभा में देखा जाए तो अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, और राज्यसभा में देखा जाए तो सभापति। राज्यसभा में सभापति, लोकसभा में कौन होता है? अध्यक्ष, लोकसभा में अध्यक्ष, जबकि राज्यसभा में कौन होता है? सभापति। अब ये अपना मत नहीं करते, ये अपना मत नहीं करते, लेकिन ये भी अपना मत तभी करेंगे, ये अपना मत तभी करेंगे यदि बराबर की बात आ जाए, यदि बराबर की बात आ जाए। कोई भी विधि बनाया जा रहा है, कोई भी नियम बनाया जा रहा है, तो उस नियम में अगर जो बराबर यानी हाँ या ना के मतलब विरोध करने वाले और उसके पक्ष में जो है यदि दोनों बराबर हो जाते हैं तो फिर अध्यक्ष हो या सभापति इनको मत देने की यानी मत देने की अधिकार दिया जाता है, यानी मत वो कर सकते हैं। तो किस स्थिति में करते हैं? जब बहुमत बराबर होता है, जब बहुमत बराबर होता है तो उस समय ये करते हैं। अब जब संयुक्त बैठक बुलाया जाता है तो संयुक्त बैठक किसके आदेश पर बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के आदेश पर। और जब राष्ट्रपति के आदेश पर बुलाया जाएगा तो वो उसका अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता यानी जो करेगा वह लोकसभा की सभा यानी अध्यक्ष करेगा। लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है, यानी अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जब संयुक्त बैठक बुलाया गया है तो उसके द्वारा अध्यक्षता किया जाता है और पूछा जाता है। अध्यक्ष जब बैठक होना शुरू होता है तो बैठक होने के बाद जब दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों यानी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों साथ बैठ जाता है, जब दोनों साथ बैठता है और यहाँ मान लिया जाए कि अध्यक्ष है यानी अध्यक्ष का ये, तो जब लोकसभा और जब लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों साथ बैठता है तो उसको बोला जाता है संयुक्त बैठक। क्या बोला जाता है? संयुक्त बैठक। और संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। अब जब कोई भी प्रस्ताव लाया जा रहा है तो प्रस्ताव अर्थात सुझाव, प्रस्ताव का मतलब क्या हुआ कि किसी सदस्य के द्वारा, किसी मंत्री के द्वारा कोई सुझाव लाया गया कि ऐसा नियम बनना चाहिए, ये ऐसा विधि बननी चाहिए, ऐसा फंड होना चाहिए, यानी विभिन्न प्रकार का जो भी नियम होने चाहिए वो होने चाहिए। तो किसी सदस्य के द्वारा या फिर मंत्री के द्वारा जब विधेयक लाया जाता है तो फिर लोकसभा के अध्यक्ष अब पूछेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष अब बोलते हैं कि प्रस्ताव के साथ जो जो व्यक्ति हैं, अर्थात जो प्रस्ताव लाया जा रहा है, जो व्यक्ति प्रस्ताव के साथ में है वो व्यक्ति कहेंगे ऐ। क्या कहेंगे? ऐ। जो व्यक्ति प्रस्ताव के साथ में रहेंगे वो कहेंगे ऐ, ऐ, AYE, ऐ। मतलब जो प्रस्ताव के साथ में, अर्थात कहने का मतलब वो जो नियम विधि बनाने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया है तो वो जो व्यक्ति उसके साथ में है वो कहेंगे ऐ, अर्थात हाँ, अर्थात हाँ। और जो इसके विरोध में रहते हैं वो कहते हैं नो, जो इसके विरोध में रहते हैं वो कहते हैं नो, अर्थात कहने का मतलब हुआ इसमें वैसी व्यक्ति जो उसके विरोध कर रहा है, मतलब कोई नियम कानून लाया जा रहा है और उस नियम से वह सहमत नहीं है तो वो विरोध करेंगे। और जब विरोध करेंगे तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होता है यानी अध्यक्षता जो कर रहे हैं वो अब पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि क्या इस विधि से आप सहमत हैं या नहीं, ये नियम से आप सहमत हैं या नहीं। अगर जो आप सहमत हैं तो ऐ बोले और यदि विरोध करते हैं तो नो बोले। अगर जो सहमत हैं तो ऐ बोले और विरोध करते हैं तो नो बोले। और अब जब ऐसा देखा जाता है ऐ या नो बोलने के बाद फिर लोकसभा अध्यक्ष फिर कहते हैं कि मैं समझता हूं कि प्रस्ताव अय्यस के बाद यानी अय्यस के पक्ष में ज्यादा आया। कहने का मतलब हुआ ऐ के पक्ष में ज्यादा आया, अय्यस के पक्ष में ज्यादा आया। और ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका विरोध में ज्यादा आ जाए। तो फिर लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि देखिए अभी जो प्रस्ताव लाया गया था, जो प्रस्ताव के बारे में चर्चा किया गया, तो इसमें ऐ की संख्या अधिक है यानी अय्यस अधिक है, अय्यस अधिक है। ऐसा भी हो सकता है विरोध में रहे, तो जब विरोध में रहेगा तो उस समय बोलेंगे कि अभी जो प्रस्ताव के बारे में चर्चा किया जा रहा है
उस प्रस्ताव में अधिक व्यक्तियों की संख्या जो है वह नोज के पक्ष में, किसके पक्ष में है? नोज के पक्ष में। अगर जो अय्यस के पक्ष में अधिक रहेंगे तो कहेंगे अय्यस के पक्ष में अधिक है, और यदि नो के पक्ष में रहेंगे तो कहेंगे नोज के पक्ष में अधिक है। जैसे अय्या, अय बोलेगा इसका मतलब एक व्यक्ति बोल रहा है, अय्यस मतलब अय्यस बोलने वाले की समूह, और नो बोला मतलब एक व्यक्ति, और नोज बोला मतलब एक से अधिक संख्या जो है उसने नोज के पक्ष में भाग लिया है। और जब नोज के पक्ष में भाग लिया है, यदि लोकसभा अध्यक्ष के विरोध करते हैं, यदि लोकसभा अध्यक्ष के विरोध करते हैं तो वो 2 बार बोलेंगे, वो 2 बार बोलेंगे। क्या 2 बार बोलेंगे? वो 2 बार यानी लोकसभा अध्यक्ष जो होगा पीठासीन अधिकारी के रूप में कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष। अब ये कहेंगे अय्यस हैव इट, अय्यस हैव इट, और एक होता है नोज हैव इट, नोज हैव इट। आप समझते हैं अय्यस हैव इट और नोज हैव इट का मतलब क्या हुआ? यानी अगर जो यानी चुनाव कराया जा रहा है, यानी दोनों बैठक किया गया और जो पक्ष में व्यक्ति था, जो पक्ष वाले व्यक्ति थे उसने अय बोले, और जो विरोध किए वो क्या बोले? यानी जो विपक्ष में रहा, तो जो विपक्ष में रहा नहीं उस प्रस्ताव के विपक्ष में जो रहा वो व्यक्ति क्या कहेंगे? नो कहेंगे। क्या कहेंगे? नो कहेंगे। और फिर देखेंगे, फिर अध्यक्ष कहेंगे कि हमने अभी जो भी मत लिए हैं उस मत से हमको ऐसा लगा कि अय्यस की संख्या ज्यादा है, अय्यस की संख्या ज्यादा है, तो अय्यस की संख्या ज्यादा है तब तो नियम लागू होनी चाहिए, नियम लागू होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि विरोध करने वाले की संख्या ज्यादा, और जब विरोध करने वाले की संख्या ज्यादा है तो फिर कहेंगे नोज की संख्या अधिक है, और नोज की संख्या अधिक है तो अब फाइनल बोलेंगे, अध्यक्ष फाइनल कहेंगे कि ठीक है तो अय्यस हैव इट, 2 बार बोलेंगे अय्यस हैव इट। इसका मतलब कुछ हुआ कि अय्यस की संख्या अधिक है, अर्थात यह प्रस्ताव पारित करना चाहिए। अय्यस के पक्ष में अधिक बहुमत है, अय्यस के पक्ष में अधिक समर्थन है, तो अय की अयस यानी अध्यक्ष कहेंगे अय्यस हैव इट, अय्यस हैव इट 2 बार बोल देंगे। अब फाइनल हो गया कि नहीं अय्यस के पक्ष में अधिक बहुमत आया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि नोज के पक्ष में अधिक रहेगा, और जब नोज के पक्ष में रहेगा तो फिर अध्यक्ष कहेंगे कि नोज हैव इट, नोज हैव इट, यानी 2 बार बोलेंगे, यानी 2 बार बोलेंगे। अध्यक्ष जो होते हैं वो 2 बार बोलते हैं। इस प्रकार से यानी चुनावी प्रक्रिया चलता है। लेकिन मान लिया जाए कि जो निर्णय लिया जा रहा है, निर्णय लेने के बाद पता चलता है कि अध्यक्ष निर्णय लिया लेकिन उसका कुछ व्यक्ति चुनौती दे दिया, अर्थात कहने का मतलब वो टोटल तो व्यक्ति हाँ ही नहीं बोला कि हम पक्ष में, तो टोटल व्यक्ति जब बोला नहीं तो हो सकता है कुछ ऐसा व्यक्ति होगा जो लोकसभा के अध्यक्ष का ही विरोध करना शुरू करेगा, और जब विरोध करेगा तब उसको अध्यक्ष आदेश देंगे कि इस व्यक्ति को लोभी स्पष्ट किया जाए, लोभी स्पष्ट किया जाए। समझते हैं? लोभी स्पष्ट किया जाए, लोभी स्पष्ट किया जाए अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ? लोभी जो है वह सदस्य का यानी सदस्यों के बीच रहने वाला एक व्यक्ति होता है या एक समूह होता है, एक समूह होता है, और उसको कहते हैं कि ये सदस्य जो है, ये जो नियम लाया जा रहा है ना, इस नियम में ये व्यक्ति साथ नहीं दे रहा, क्या दिक्कत है उससे पूछा जाए तो कहेगा लोबी में ले जाइए, इसको केबिन में ले जाइए, अर्थात केबिन में ले जाइए और इससे बढ़िया से पूछिए तो, अर्थात कहने का मतलब वो लोबी में स्पष्ट किया जाए, लोबी स्पष्ट किया जाए कि इस व्यक्ति से बढ़िया से पूछिए कि आखिर आपको क्या दिक्कत है, क्या आपत्ति है, तो फिर लोबी में उसको समझाया जाएगा, लोबी में उसको समझाया जाएगा। और लोबी में समझाने के बाद अब इसको समझाने के लिए ज्यादा समय नहीं देगा, मात्र 3 मिनट 30 सेकेंड जब लोबी में जाएगा तो इसको मात्र 3 मिनट 3 सेकेंड बोल सकते हैं, ज्यादातर यही होता है 3 सेकेंड, और ध्यान में रखना है कि 3 सेकेंड या 30 सेकेंड मात्र इतना ही समय दिया जाता है। और इतना समय में फिर अध्यक्ष कहते हैं कि अब क्या हुआ, अय्या के पक्ष में है, हाँ के पक्ष में कि ना के पक्ष में, हाँ के पक्ष में है कि ना के पक्ष में,
नोज में है या यस में है, यस में है। आगे इस प्रकार से ये बहुमत कराई जाती है। और यदि इससे क्लियर नहीं हो पाता, इस बात से क्लियर नहीं हो पाता, इस प्रक्रिया से जब क्लियर नहीं हो पाता है, तो अब लाया जाता है वहां पे एक स्वचालित वोट रिकॉर्डर मशीन, स्वचालित वोट रिकॉर्डर मशीन लाया जाता है और उससे मशीन से पूछा जाता है कि अच्छा अभी जो बहुमत करा रहे हैं उस बहुमत उस बहुमत में आई ज्यादा आया कि नो ज्यादा आया, पक्ष में ज्यादा आया कि विपक्ष में ज्यादा आया, साथ देने वाला आया कि विरोध करने वाला आया, समर्थन करने वाला आया कि विरोध करने वाला आया। अब ये रिकॉर्डर मशीन जो होता है वह एक बार में क्लियर कर देता है कि ये व्यक्ति जो है यानी आई के पक्ष में आया है या नो के पक्ष में आया है। कहने का मतलब हुआ जब वहां पे मशीन लगा हुआ रहता है और उस मशीन से क्लियर हो पाता है कि फिर वह मशीन के द्वारा क्लियर किया जाता है। और उससे अगर जो क्लियर नहीं हो पाता है तो फिर से एक बार चांस दिया जाता है कि फिर से इस व्यक्ति को, जो व्यक्ति इसके पक्ष में नहीं है, अर्थात इस नियम को आप नहीं समझ पा रहे हैं, इस नियम का आप विरोध कर रहे हैं, तो विरोध करने का कारण तो बताइएगा। और यदि इसके समझ में आ रहा है तो जिस व्यक्ति को समझ में आ रहा है उसकी सदस्य के बीच में, तो कहेगा इस व्यक्ति को समझाइए कि क्या दिक्कत है। ऐसा नियम नहीं बनना चाहिए भारत में। संयुक्त बैठक हुआ था, कब हुआ था? जब दहेज निवारक अधिनियम बनाया गया था। दहेज निवारक अधिनियम, अभी तक 3 गो ही संयुक्त बैठक मुख्य रूप से किया गया, यानी 3 बैठक हुआ और 3 बैठक में यानी एक पहला जो हुआ था दहेज निवारक अधिनियम जो लाया गया था, कब लाया गया था? 1961 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में लाया गया था ये नियम। तो बोला जाता मान लिया जाए व्यक्ति को इस प्रकार से मतदान करवा रहे हैं और मतदान कराते समय बहुत से व्यक्ति अपना समझ नहीं पा रहे हैं और वो लगातार अपना मन से विरोध कर रहे हैं, तो विरोध कर रहे हैं, तो मशीन के लाया जाता है, मशीन से उसको संतुष्ट करते हैं। देख लो इतना व्यक्ति आई के पक्ष में है, आप क्यों, क्या आपको दिक्कत है? जब सभी लोग आई के पक्ष में तो आपको क्या दिक्कत है? कहता फिर से इसको लॉबी में ले जाइए, तो इसको फिर से लॉबी में ले जाइए और लॉबी में ले जाइए और इसको फिर से समझाइए बढ़िया से। अगर जो समझ गया तो ठीक है, नहीं तो बहुत से ढीठ होता है, बहुत से ढीठ होता है। कहता वो मतलब विपक्ष वाला जो व्यक्ति ज्यादातर ऐसा होता है कि वो ढीठ दिखाना शुरू कर देता है कि नहीं हम इसका बात मानवे नहीं करेंगे, कारण कि ये जो नियम ला रहा है वह ये सरकार ला रहे हैं, अर्थात कहने का मतलब हुआ ये पार्टी ला रहे हैं, इसलिए हम इसके पक्ष में नहीं जाएंगे। तो जब ऐसे होता है, अनावश्यक जब दावा किया जाता है तो कहा जाता है कि अब देखो फाइनल कर रहे हैं। अब फाइनल क्या करेंगे? अब कहेंगे जो व्यक्ति आई के साथ हैं वो एक तरफ खड़ा होइए, तो और जो व्यक्ति नो के तरफ है वो एक साइड खड़ा हो जाइए। एक व्यक्ति यानी जितना आई के साथ है मतलब हाँ के साथ है, पक्ष में है, कहते हैं आप ये साइड खड़ा होइए और जो व्यक्ति नो के पक्ष में, मतलब जो व्यक्ति चाहते हैं कि ये पक्ष में हम नहीं, तो ये साइड खड़ा होइए। और जब खड़ा कर दिया जाता है और उसके बाद अब तुलना किया जाता है कि देख रहे हो यस की संख्या ज्यादा है और नो की संख्या कम है, तुमको क्या दिक्कत है बोलो। अर्थात उसको आसानी से अब पूछा जाता है और यानी आई के तरफ यानी सबको एक तरफ चला जाता है और ऐसे मतदान में कोई रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। कहने का मतलब हुआ ये तो दिखावटी हुआ, और जब दिखावटी हुआ तो ये नहीं कहेगा कि ये व्यक्ति जो है ये नो के पक्ष में था, इसको लाइव रिकॉर्ड करके टेलीकास्ट करते हैं, यानी जनता के बीच में लाते कि देखिए हम ऐसा नियम बना रहे थे, ये व्यक्ति हमेशा नो के पक्ष में रहे। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नियम नहीं है, यानी उसका रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि आप ये मतदान जो हो रहा था उस मतदान में ये व्यक्ति विरोध में थे। जब विरोध में है तो कुछ न कुछ तो कारण होगा, बस वही कारण उससे पूछा जाएगा, वही कारण उससे पूछा जाएगा। इसके अलावा और समझते हैं, ये तो मतदान हुआ पहली तरीका से कि चलो ध्वनि अपना, इसको ध्वनि मतदान बोल सकते हैं, यानी बोलकर मतदान कराया गया कि आप आई के पक्ष में हैं या नो के पक्ष में।
इस प्रकार से हमने समझे। अब आगे देखते हैं, मतदान कराने की तरीका कितनी हो सकती है, कितने तरीका से मतदान करा सकते हैं। ये तो सिंपल एक तरीका बताएं, और भी तरीका है मतदान कराने का, यानी लोकसभा हो या राज्यसभा हो या संयुक्त बैठक चल रहा हो, तो उस समय और भी तरीका से अपना करा सकते हैं। अब और भी तरीका क्या क्या होता है उसके बारे में अब समझते हैं। पहला हुआ पहला जो हुआ वह ध्वनि मतदान। ध्वनि मतदान, अब ध्वनि मतदान क्या होता है तो इसके बारे में अभी चर्चा कर लिए। ध्वनि मतदान जो था ये ध्वनि मतदान ही था कि आप आए हैं या नो है, आए हैं कि नो है, तो बोल के बोलिए, हाँ बोलना होगा कि आई के पक्ष में है कि नो के पक्ष में। तो ये आवाज यानी ध्वनि से हुआ, ध्वनि से हुआ। जब ध्वनि से किया गया तो इसी को क्या बोला गया, ध्वनि मतदान हुआ। लोकसभा में जो हुआ मतदान वह ध्वनि मतदान हुआ, यानी साउंड वोटिंग, साउंड वोटिंग हुआ, यानी ध्वनि से मतदान किया गया। लेकिन अब एक मतदान, उसके बाद ध्वनि मतदान हुआ और दूसरा होता है मत विभाजन। दूसरा समझते हैं, मत विभाजन। अब मत विभाजन के अलग अलग तरीके हो जाते हैं। पहला तरीका क्या हो जाता है कि उपकरण संचालित करके, उपकरण संचालित करके मत विभाजन होगा। कब होगा, जब उपकरण यानी मत विभाजन यानी जब उपकरण लगाया जाएगा, और जब उपकरण लगाया जाएगा मत संचालित होगा तो वहां पे दो कंडीशन आता है कि चलिए उपकरण तो लगा रहे थे, अब पता चला उपकरण पर हमको संदेह है कि उपकरण या तो खराब है, नहीं तो विपक्ष वाला कहेगा हम इस उपकरण को नहीं मानते, हो सकता है गलत सेट किया हुआ रहेगा। जैसे यही होता है कि जहाँ पे सरकार, अगर जो सरकार कोई भी पार्टी अपना बना लेते हैं तो कहता है नहीं, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है, वोटिंग मशीन जो है वह सही है, और यदि सरकार जहाँ नहीं बन पाया वहां पे कहते हैं कि नहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी किया गया, तो ऐसा होता है। तो उसी प्रकार से सदन में भी ऐसा हो सकता है, और जब ऐसा हो सकता है तो इसके लिए क्या किया गया कि अब व्यक्ति को पहला कंडीशन है कि एगो पर्ची सबको दे देंगे, पर्ची बांट देंगे। और पर्ची बांटेंगे किस प्रकार से, तो पर्ची पे लिखा हुआ रहेगा हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। अब बोला जाएगा कि आप हाँ के तरफ हैं कि नहीं के तरफ है, अपना पर्ची दीजिए या फिर जमा कीजिए या वोटिंग मशीन में डालिए। एक डब्बा है, उस डब्बा में जाके आप रखिए। अगर हाँ के तरफ है तो हाँ वाला पर्ची डाल दीजिए, ना के तरफ है तो ना वाला पर्ची डाल दीजिए। यानी वोटिंग मशीन है, जो बॉक्स है उसमें ले जाया जाता है, यानी पर्ची वितरित करके। दूसरा समझते हैं, सदस्य द्वारा लॉबी में जाकर दूसरा कंडीशन होता है कि लॉबी सिस्टम किया जाता है। आप समझते हैं लॉबी, तो लॉबी तो पहले ही बता ही दिए। लॉबी क्या होता है, मान लीजिए कुछ ऐसा व्यक्ति है जिसको समझ में आइए नहीं रहा ये क्या, तो उसी के बीच की व्यक्ति समझाएगा, देखिए ये जो नियम लाया जा रहा है सबके लिए, अपने लिए भी सही है। जब अपने लिए भी सही है कहने का मतलब वो सबके लिए सही है। अगर जो विरोध कीजिएगा न तो हो सकता है कहीं गलती से अगर जो चुनाव में मुद्दा में बोल दिए कि ये व्यक्ति ने इस विरोध किया था, तो सोच लीजिए अब दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपके पक्ष में आ जाए, यानी लॉबी में उसको लाया जाता है, लॉबी में उसे लाया जाता है और लॉबी में लाया जाता है। अब इस प्रकार से हाँ या ना के। और तीसरा तरह जो होता है वह गुप्त मतदान। गुप्त मतदान, गुप्त मतदान जो होता है वह एक प्रकार का मशीन है, समझ जाते हैं कैसा मशीन होता है। ये देखते हैं, ये एक मशीन है, इसमें 4 प्रकार का लाइट लगा हुआ रहता है, 4 प्रकार का लाइट, 4 कलर में यानी जलने वाला लाइट लगा हुआ रहता है।
यानी स्विच है, एक लाल रंग का है, एक हरा रंग का है, लाल रंग का है, हरा रंग का है, और उसके बाद पीला रंग का है और सफेद रंग का है। हरा रंग का है, लाल रंग का है, पीला रंग का है। कहने का मतलब हुआ एक, जैसे वोटिंग देने के लिए जाते हैं तो उसी प्रकार से समझिए ना कि 4 गो उसमें स्विच बना हुआ है। अब किसके साथ हैं, लाल रंग का बटन दाबिए। अगर आप हाँ के पक्ष में हैं तो आप कहेंगे कि हरा रंग दाबिए, हरा रंग का बटन है उसको क्लिक कीजिए, समझा दिया जाएगा। जैसे अपना जब यानी किसी भी प्रकार से मतदान जब होने लगता है तो उससे पहले एक तरीका से लोगों के बीच में बताया जाता है कि देखिए आप हाँ के पक्ष में है कि ना के पक्ष में। तो अगर जो आप हाँ के पक्ष में हैं तो हरा रंग का बटन जो है उसको दबाइएगा, ये हाँ के लिए। किसके लिए? हाँ के लिए। मतलब जो प्रस्ताव लाया जा रहा है उस प्रस्ताव के साथ में तो हाँ। अगर जो हम नहीं ना इसके पक्ष में एकदम नहीं तो नहीं, तो लाल रंग का बटन, लाल रंग का जो रहेगा स्विच उसको क्लिक करता है। और उसके बाद पीला रंग में क्या होता है, पीला रंग में कहा जाता है कि ये जो मतदान हो रहा है ना इस मतदान में हम भाग ही नहीं लेना चाहते। पीला रंग बोला गया है मतदान में भाग नहीं लेने वाला, लेने वाला। कहने का मतलब हुआ ये गुप्त मतदान हो रहा है, एक मशीन लगा हुआ है, अपना अपना वोटिंग कीजिए। जो व्यक्ति हाँ के पक्ष में हरा रंग का बटन दाबिए, जो व्यक्ति नहीं के पक्ष में लाल रंग का बटन दाबिए, जो व्यक्ति चाहते हैं कि मतदान में भाग नहीं लेना चाहते हैं एकदम पीला बटन है उसको दाब दीजिए, हम मतदान से बाहर, मतदान से बाहर। और जो व्यक्ति चाहता है कि हम वोट नहीं करें, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि गया बकलोल और उसके बाद कहेगा टिपते हैं, टिपे नहीं किया, हालांकि वो बहुत से जाते हैं। कहने का मतलब हुआ वैसा कोई बकलोल तो नहीं होता, जब वो उस पद पर जाता है तो बहुत बड़ा अधिकारी है और बहुत बड़ा मतलब समझ बूझ वाला व्यक्ति है। लेकिन बहुत से बुजुर्ग व्यक्ति जाते हैं, अब बटन टिपते हैं दिखाई कम पड़ पाया तो लगता है ऐसा कि नहीं मतलब हमने वोटिंग कर दिया, जाके छुआ उसके बाद कहा हाँ वोटिंग तो हो गया। लेकिन ऐसा नहीं, जब जब तक सफेद रंग जलते रहेगा तब तक समझ जाइए कि आपका वोट नहीं पड़ा है, आपका वोट नहीं पड़ा है। तो इस प्रकार से संसद में गुप्त मतदान होता है, गुप्त मतदान कराया जाता है। तो ये संसद के गुप्त मतदान होता है। अब और एक तरीका होता है, ये तो गुप्त दान समझ गए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब अगले समझते हैं, अगला जो हमारा होगा वो जो है पर्ची वितरण करके, तो जिसकी चर्चा तो कर दिए पहले भी। अब अगर जो मान लिया जाए एक हुआ ध्वनि मतदान, तो हाँ के पक्ष में या ना का पक्ष में, मत विभाजन हुआ कि चलो मत में विभेदन यानी मत में ही विभेदन हो रहा है कि हम साथ में है कि ना साथ में, तो उस समय यानी लॉबी सिस्टम बना दिया जाता है कि ठीक है लॉबी सिस्टम है, व्यक्ति को समझाया जाए कि अच्छे से कि ये व्यक्ति साथ में है या इसके विरोध में है। अब अगला समझते हैं गुप्त मतदान। गुप्त मतदान तो समझ गए फुल्ली तरीका से, इसमें बटन बना हुआ रहता है 4 प्रकार का और वो बटन हरा रंग कहता है कि आपका वोट पड़ गया है, लाल रंग कहेगा यानी हरा रंग कहता है कि आपने वोट में दिया लेकिन हाँ के पक्ष में दिए, लाल रंग कहता है कि आप नहीं के पक्ष में वोट दिए हैं, और उसके बाद पीला रंग कहता है कि आपका मतदान, आप जो है मतदान से बाहर है, आप मत करना ही नहीं चाहते किसके साथ में, और सफेद कहता है कि अभी तक आपका वोट नहीं पड़ा है, जल्दी एक आगो बटन टिपिए। तो ये हुआ गुप्त मतदान। अब अगले समझते हैं एक पर्ची वितरण करके। तो पर्ची वितरण करके तो हम देख ही लिए कि यहाँ पे देख ही लिए कि पर्ची बांटा हुआ है और पर्ची में लिखा हुआ हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, वही वितरण कर देंगे। उसके बाद उसको एक बॉक्स में कहेंगे कि इस बॉक्स में जाके आप जमा कर दीजिए। तो इस प्रकार से हो सकता है। अब अगला समझते हैं इसी में और भी जानते हैं, जब स्वचालित वोट रिकॉर्डिंग उपकरण को अचानक विफल हो जाए, कहने का मतलब हुआ जो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाए जा रहे हैं अचानक विफल हो जाए तो क्या करेगा।
अर्थात कहने का मतलब हुआ कि ये जो मशीन ला रहे हैं, हो सकता है कि आपने मशीन लगा दी है, लेकिन मान ये नहीं रहे हैं कि हो सकता है गलत मतदान किया होगा। तो गलत किया होगा तो अब पर्ची वितरण करवा दीजिए। पर्ची कब वितरण करवाते हैं उसके बारे में अभी बता रहे हैं कि या तो हमें जो रिकॉर्डिंग मशीन जो लगाया गया है, वोटिंग मशीन जो लगाया गया, उस पर हमको विश्वास नहीं है, और नहीं तो एक कंडीशन और है कि अभी नया-नया सदन बना है। अर्थात कहने का मतलब हुआ एक पार्टी हारा है, दूसरा पार्टी जीत के आया। तो उस समय भी पर्ची वितरण करेगा और तभी ना अध्यक्ष को चुनाव होगा, तभी ना अध्यक्ष कुछ करवाएगा। तो उस समय कैसे करवाएगा? तो उस समय वोटिंग मशीन मान लिया जाए विफल हो, काम नहीं कर रहा है, तो उस समय पर्ची बँटवा देंगे। उस समय पर्ची बँटवा देंगे। तो बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन जब खराब होता है तो उस समय रिकॉर्डिंग मशीन के जगह पे क्या करते हैं? पर्ची बँटवा देते हैं। क्या करते हैं? पर्ची बँटवा देते हैं। तो इस प्रकार से अभी तक हमने समझे हैं कि वोटिंग मशीन का प्रक्रिया क्या है, यानी सदन में जो मतदान होता है वह किस तरीका से होता है, इसके बारे में जाने हैं। अब समझते हैं अगला जो हमारी चर्चा होगा उस चर्चा के बारे में जानेंगे कि औपचारिक मत विभाजन के बजाय सदस्य का अनेक स्थान पर भौतिक गणना करने वाला, जिसकी चर्चा हमने कर चुके हैं। कहने का मतलब होगा कि अगर जो एक तरीका और भी हो सकता है कि मतदान हाँ के पक्ष में है, ना के पक्ष में है, अपना पर्ची बँटवा दीजिए, पर्ची से वोटिंग करवा लीजिए। मशीन दे दीजिए, मशीन से वोट करवा लीजिए। या फिर ध्वनि पर यानी ध्वनि से कह दीजिए कि आई के तरफ है या नो के तरफ है। लेकिन एक और है फिजिकली, फिजिकली मतलब उठिए सीट पे, सीट पर से उठिए और जो हाँ के तरफ है जाके बैठ जाइए हाँ के तरफ, और जो नो की तरफ है वो नो की तरफ हो जाइए। तो ये हुआ फिजिकली। अब अगला समझते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक आने वाला है वह निर्णायक मत के बारे में चर्चा करेंगे। निर्णायक मत। अब क्या होता है निर्णायक मत, इसके बारे में समझते हैं। निर्णायक मत कहने का मतलब हुआ चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा या संयुक्त बैठक चल रहा, या संयुक्त बैठक चल रहा, तो उस समय क्या होता है कि मान लिया जाए कि मतदान कराया गया और मतदान कराने समय हाँ के तरफ उतना ही पक्ष है जितना ना के तरफ है, हाँ के तरफ उतना ही व्यक्ति है जितना ना के तरफ है। तो उस समय अब क्या करेंगे? जब दोनों बराबर हो जाता है तो अध्यक्ष के पास, चाहे वह लोकसभा का अध्यक्ष हो या राज्यसभा के सभापति हो या संयुक्त बैठक का अध्यक्ष, उसके पास एक मत होता है। मान लिया जाए कि दोनों तरफ 5-5 वोट या 50-50 वोट पड़ा। आज जब 50-50 वोट पड़ा तो अब अध्यक्ष के पास एक मत है। राज्यसभा में हो जाएगा सभापति के पास और लोकसभा में अध्यक्ष के पास। संयुक्त बैठक चल रहा है तो उसका कौन करता है? अध्यक्ष ही करता है। तो अध्यक्ष ही करता है तो अध्यक्ष के पास एक वोट है और वो जो एक वोट होता है उस वोट के तहत पे आप निर्णय करेगा कि आप पक्ष के तरफ हैं या विपक्ष में हैं। यदि आप पक्ष में हैं तो पक्ष के तरफ वोट करें, यदि आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष के तरफ वोट करें। अब वही एक वोट अगर जो मान लिया जाए पक्ष के तरफ कर दिया तो +1 हो गया, अब ये 51 हो गया, ये 50 हो गया, इस प्रकार से 51 वाला जीत गया। ये जो एक मत जो था ये निर्णायक मत हुआ। ये क्या हुआ? निर्णायक मत। और ये एक निर्णायक मत फाइनल प्रस्ताव को ओके कर दिया। तो इसी को कहा जाता है निर्णायक मत। इसको क्या कहते हैं? निर्णायक मत। यहां तक क्लियर हो गया? अब कोई दिक्कत नहीं यहां तक? अब अगले समझते हैं अगला टॉपिक। निर्णायक मत भी क्लियर। अगला टॉपिक हमारा जो है वह संसद की भाषा क्या होनी चाहिए। संसद की भाषा। अब संसद की भाषा के बारे में समझते हैं। तो आजादी के बाद भी हमारा सदन में यानी संसद में लगभग 15 साल तक केवल अंग्रेजी भाषा में ही भाषण दिया जाता था।
कितना साल तक? 15 साल तक। सोच लीजिए 15 वर्ष तक ऐसा हुआ कि अंग्रेजी भाषा में ही भाषण दिया जाता था, अंग्रेजी भाषा को ही मानते थे। अगर जो कोई भी व्यक्ति दूसरा भाषा का उपयोग करता था तो उसका कोई उतना वैल्यू नहीं देता था। लेकिन 15 साल के बाद एक नियम लाया गया और उस नियम के तहत बोला गया कि हिंदी भाषा को भी जोड़ा जाता है। पहले अंग्रेजी था, अब अंग्रेजी के साथ अब क्या बन गया? हिंदी भी। पहले अंग्रेजी अब हिंदी, और फिर फाइनल किया गया कि आप मातृभाषा में भी अपना बात को रख सकते हैं, मातृभाषा में भी अपना बात को रख सकते हैं। लेकिन हाँ, मातृभाषा में आप बात रखिएगा तो पहले बोल दीजिएगा कि हम ये भाषा में बात करने आ रहे हैं, कारण कि एगो ट्रांसलेटर आपके लिए हम बैठाएंगे। कारण कि अध्यक्ष को हो सकता है कि उस भाषा समझ में नहीं आ पा रहा, उस भाषा के ज्ञान नहीं हो, तो एक ट्रांसलेटर बैठाएंगे कि वो व्यक्ति क्या बोल रहा है उसको ट्रांसलेट करके हमको बताइए, तो एक ट्रांसलेटर बैठाएंगे। तो अब अंग्रेजी हिंदी के साथ मातृभाषा भी हमारी संसद में है, हमारी संसद में है। तो इस प्रकार से संसद की भाषा जो है मुख्य रूप से देखा जाए अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। हमारी संसद की भाषा क्या है? अंग्रेजी और हिंदी। अब अगले समझते हैं, एक अगला टॉपिक आता है लेम डक सत्र। अभी तक हमने सत्र के बारे में पढ़े थे कि सत्र 3 प्रकार के, सत्र कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से सत्र? एक था बजट सत्र, एक था बजट था, दूसरा मॉनसून सत्र, मॉनसून सत्र, तीसरा था शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। तो इस प्रकार से सत्र कितना? 3। लेकिन अभी करेंगे 4 सत्र के बारे में। एक सत्र और है, एक सत्र और है, और वो जो सत्र है उस सत्र का नाम है लेम डक सत्र। लेम डक सत्र कब होता है, कब चलता है लेम डक सत्र? तो लेम डक सत्र जो होता है ये तब चलता है जब लोकसभा की चुनाव हो रहा और चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद पता चला कि पिछला व्यक्ति जो सदस्य था ने, उसका जो संसद में चुना गया था ने, वो इस बार हार गया, वो इस बार हार गया। और जब इस बार हार गया है तो लेम मतलब होता है लंगड़ा, लेम मतलब लेम का हिंदी क्या होता है? लंगड़ा। इंग्लिश शब्द प्रयोग किया गया लेम डक, डक माने बत्तख, लेम मतलब लेम माने लंगड़ा, डक माने बत्तख, और सत्र माने तो समझ रहे हैं सत्र। तो उस समय मान लिया जाए कि जब चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद कोई सदस्य ऐसा था जो वह सदस्य फिर से जब चुनाव हुआ तो उसमें वो जीत नहीं पाया, बहुमत नहीं ला पाया, संसद नहीं बन पाया। और जब संसद नहीं बन पाया तो अंतिम रूप से उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा कि आइए ना, एक सत्र और चलेगा। तो कौन जाएगा? अर्थात अब जानिए रहा है कि हम तो हार गए किए, कौची जाएंगे सत्र में। तो जिस प्रकार से लंगड़ा व्यक्ति धीरे धीरे चलता है, उसी प्रकार से अब जो व्यक्ति हार गया है, जो अपनी सदस्यता खो दिया है, अब खोने के बाद वही लंगड़ा कर चलेगा। जैसे बत्तख की चाल होता है, अपना बत्तख का चाल देखते हो, ऐसे इससे मतलब बत्तख की जो चलती है, तो उसी प्रकार से अब लेम डक सत्र चलेगा। अब उस सत्र में अब बताया जाएगा कि आपको छुट्टी मिल गया, आपको जनता ने छुट्टी दे दिया है, जाइए अब आराम से घर में बैठिए, बहुत आपने विकास किए थे। अगर जो विकास करते तो जनता समझ गया कि आप विकास बहुत ज्यादा किए, इसलिए मतलब यानी जनता जब आपको सदस्यता छीन लिया है तो आप समझ जाइए कि आप कितना
ज्यादा विकास किए होंगे, कितना ज्यादा पुल आप गिराए होंगे। ठीक है, आगे की चर्चा भी करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, लेम डक सत्र, लेम डक सत्र समझ गए होंगे, लेम डक सत्र। अब अगले टॉपिक जो हमारा आता है, उस टॉपिक का नाम है अब समझने में तो दिक्कत नहीं आना चाहिए। लेम डक सत्र के बारे में भी समझ गए। अब समझते हैं बहुमत के प्रकार। बहुमत कितने प्रकार के होते हैं, कहते हैं ना कि ये बहुमत लाया गया और इस बहुमत से इस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाएगा या हटाया जाएगा, ये नियम लाया जाएगा या हटाया जाएगा। अब समझते हैं बहुमत। पहले तो बहुमत समझ गए, बहुमत क्या होता है, जिसमें मत अधिक हो, बहुमत अधिक मत, बहु मतलब बहुत, मत के प्रकार, यही होता है बहुमत। अब समझते हैं बहुमत क्या। तो बहुमत के बारे में समझिए, जिसमें मत की चर्चा किया जाता, जिसमें मत की चर्चा किया जाता। अब मत की जब चर्चा किया जाता है तो बहुमत कितने प्रकार के होते हैं वो आप जानते हैं। तो एक जो मत होता है, उस मत को कहा जाता है साधारण बहुमत। क्या कहते हैं इसको, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत पहला। दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत, क्या कहा जाता है उसको, प्रभावी। तीसरा जो होता है, तीसरा जो होता है उसको पूर्ण बहुमत, क्या कहते हैं उसको, पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत। क्या बताएं कि बहुमत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बहुमत कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 लिखे। और एक चौथा जो होता है उसको कहा जाता है विशेष बहुमत। क्या कहते हैं उसको, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। अब समझते हैं साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, सभी के बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो आप जानते हैं कि कोई भी नियम कानून जब बनने लगता है तो उसके लिए मत की आवश्यकता होती है। जब चुनाव होने लगता है तो उसके लिए मत की आवश्यकता होती है, उसके लिए मत की आवश्यकता होती है। और जब मत की आवश्यकता होती है तो मत जो होता है वह 4 प्रकार का। पहला हुआ साधारण मत, और साधारण मत में यही कहा जाता है कि वोट करवाते हैं, वोटिंग करवाते हैं, जिसको ज्यादा वोट वही विजेता, जो अधिक वोट लाया वह विजय हुआ। कहने का मतलब हुआ इसमें कोई नियम नहीं है। जो भी व्यक्ति ज्यादा बहुमत लाएगा वह विजेता होगा। तो इस प्रकार की बहुमत को कहा जाता है साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। इसमें क्या होता है कि धन विधेयक जो भी लाया धन विधेयक जब लाया जाता है तो साधारण बहुमत से ही लाया जाता है। धन विधेयक किसके तहत लाया जाता है, साधारण बहुमत। इसके अलावा जो भी प्रस्ताव होता है, स्थगन प्रस्ताव या विभिन्न प्रकार का जो भी प्रस्ताव होता है, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, तो जो भी प्रस्ताव होता है वो जो प्रस्ताव लाया जाता है वह कौन से बहुमत के तहत, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत के तहत। और अगला जो होता है वह प्रभावी बहुमत। अगला कौन है, प्रभावी, एकदम डायरेक्ट प्रभाव में। इसका मतलब हो गया कि वह बहुमत जो जितना सीट है, जितना सीट है खाली खाली छोड़ दो,
यानी खाली कितना सीट है पता करो। जो सीट खाली है उसको छोड़ के टोटल वोट मिलना चाहिए, तो ये नियम लागू होगा, तो ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ रिक्त सीट छोड़कर जितने भी बहुमत होता है उसको क्या कहा जाता है? प्रभावी बहुमत कहा जाता है। खाली सीट जो उसको छोड़ दो, अब बाकी नियम लाना। कैसा नियम लाना? उपराष्ट्रपति को हटाना है, उपराष्ट्रपति को हटाना है। कौन सा बहुमत चाहिए? तो उसके लिए यही बहुमत चाहिए, प्रभावी बहुमत, ऐसे नहीं हटा सकते। इसके अलावा यानी राज्यसभा के सभापति हो या उपसभापति हो, उसको हटाना है। कौन सा बहुमत चाहिए? प्रभावी बहुमत, मतलब टोटल के टोटल बहुमत मिलना चाहिए। कहने का मतलब वो कुल बहुमत एकदम, खाली खाली सीट है उसको छोड़िए, अब बाकी सब व्यक्ति अपना विरोध में है कि आप नहीं रहिएगा। तो इस प्रकार से चाहे राज्यसभा का उपसभापति हो या लोकसभा का अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, इसको हटाने के लिए जो बहुमत होता है उस बहुमत को कहा जाता है प्रभावी बहुमत। उस बहुमत को क्या कहेंगे? प्रभावी बहुमत। अर्थात अगर जो हमको अध्यक्ष को हटाना है तो हटाने के लिए एकदम साधारण बहुमत से काम नहीं होगा, प्रभावी बहुमत चाहिए। जितना व्यक्ति है सब विरोध करो, सब, खाली जितना सीट खाली उसको छोड़िए, उसका तो बातें अलग है, वो तो व्यक्ति जिंदा है ही, यानी उस सीट तो खाली है, तो उसको छोड़कर बाकी सब जो भी मत है वो सारा मत होता है प्रभावी मत। अब होता है पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत में क्या होता है कि इसमें कहा जाता है कि जो 50% से ज्यादा व्यक्ति बहुमत ले आएगा, कोई भी नियम कानून ला रहे हैं और पूर्ण बहुमत होगा कि नहीं होगा, तो ज्यादा नहीं बोला गया, कहा गया 50% से ज्यादा एक भी व्यक्ति आ गया ना, तब ये नियम लागू हो जाएगा। नियम लागू हो जाएगा यानी 50% से भी ज्यादा हो जाएगा तो वो नियम लागू होगा, और जब वो नियम लागू होगा तो उस प्रकार की जो बहुमत हुआ उसको कहते हैं पूर्ण बहुमत। और एक होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में क्या कहा गया है कि जो बहुमत की मान होना चाहिए वह 66%। कितना होना चाहिए? 66 प्लस 1 कर दे, यानी 2/3, 2/3, 2/3, यानी कुल सदस्य जितना भी है उस सदस्य की वोटों की संख्या का 2/3 भाग किया जाए, और वो जो मत आएगा उसी मत को क्या कहेंगे? बहुमत। कौन सा बहुमत? तो विशेष बहुमत। 2/3 भाग से जो लाया गया है विशेष बहुमत। समझते होंगे। साधारण जैसे किसी का चुनाव हो रहा, आम तरीका से जो व्यक्ति ज्यादा वोट ले आए जीत जाता है। प्रभावी सीट बोल दिया तो सबसे बड़े, सबसे हैवी, खाली सीट जो खाली उसको छोड़िए, अब बाकी सब व्यक्ति एकदम साथ में आइए, तब ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, एक व्यक्ति भी इधर उधर नहीं। और पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत में बोला गया है कि 50% से ज्यादा अगर जो एक व्यक्ति भी रहेगा, जितना सीट है जितना व्यक्ति है उससे 50 व्यक्ति भी ज्यादा एक तरफ हो जाएगा ना, तो बस 50 व्यक्ति से अधिक, यानी 50% है, व्यक्ति नहीं, 50% यानी आधा, जितना सदस्य उसका आधा से एक व्यक्ति भी ज्यादा हो गया, पूर्ण बहुमत लागू। और विशेष बहुमत 2/3 भाग। विशेष बहुमत के अंतर्गत संविधान का जब संशोधन होने लगता है तो उसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। न्यायाधीश को हटाना है, न्यायाधीश गलत है, गलत निर्णय ले रहा, तो उसके लिए सरकार अपना क्या कहेगा कि विशेष बहुमत लगाया जाए, उसको हटा दिया जाएगा। इसके अलावा चुनाव आयुक्त जो है उसको हटाना है, तो यही बहुमत के द्वारा हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखे कि किस प्रकार से यानी बहुमत कितने प्रकार के होते हैं उसकी चर्चा आज हमने की है। आगे की क्लास अगले क्लास में करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।